हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है हिंदी मीडियम की, उसके अंदर अध्याय 19 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अध्याय 19 जो है वो अपने उद्योगों से जुड़ा हुआ अध्याय। देखिए, ये जो अध्याय है इसमें से 4 नंबर का अपने जो क्वेश्चन है वो आता है। तो उद्योग के बारे में अपने जो है डिटेल से जानना जरूरी है। अभी उद्योग जो है वो क्या क्या चीजें हैं या किस किस टाइप के जो उद्योग है वो अपने भारत में चलते हैं। तो अपने यहाँ पे अब उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उद्योग के अंदर देखिए, अपने इसके बारे में जाना भी, भारत में जो औद्योगिक विकास है वो किस प्रकार रहा, लोहा और इस्पात उद्योग का जो वितरण है वो किस प्रकार रहा, लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और उसके बाद में अपने ये पढ़ा भी लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। उसके बाद में कुछ प्रमुख अपने जो है लोहा इस्पात उद्योग है भारत के, उनके बारे में अपने जो पढ़ेंगे आज। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला जो आता है कारखाना वो आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना 1907 में सांकची नामक स्थान पर की गई। सांकची नामक स्थान था, उस सांकची नामक जो स्थान है, उस सांकची नामक स्थान के ऊपर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है या स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो की गई वो की गई थी जमशेद जी टाटा द्वारा। जमशेद जी टाटा जो थे उनके द्वारा इस उद्योग की स्थापना की गई। भारत का पहला बड़ा कारखाना था ये, जहां पर 20% इस्पात जो है वो तैयार होता था। ये 20% जो इस्पात है वो यहाँ पर तैयार होता था। तो ये भारत का पहला बड़ा कारखाना आता है जिसमें 20% तैयार होता था इस्पात। कारखाना जो है वो झारखंड के अपने सिंहभूमि जिले में है ये, ठीक है, जो जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया सांकची नामक स्थान पर। इस सांकची को वर्तमान समय में, इस सांकची स्थान को वर्तमान समय के अंदर, वर्तमान में इसे जमशेदपुर कहा जाता है। जमशेदपुर प्रेजेंट टाइम जो है, उस प्रेजेंट टाइम के अंदर इसे जमशेदपुर कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थान है वो कहाँ है, अब जमशेदपुर के अंदर है, पहले इसे सांकची कहा जाता था। ये जो है अपने कोलकाता नागपुर जो रेल मार्ग है उस रेल मार्ग पर स्थित है। कोलकाता नागपुर रेल मार्ग जो है उस रेल मार्ग के ऊपर अवस्थित है। इसकी जो स्थिति है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में था। भाई टाटा जो आयरन एंड स्टील कंपनी है अपनी, उस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में जो कोलकाता नागपुर रेल मार्ग है उसके ऊपर ये जो है अवस्थित है, ठीक है। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में अपने हो चुका है। इसके बाद में दूसरे स्थान पे जो आती है अपने, दूसरे स्थान पे जो पढ़ेंगे अपने, दूसरे स्थान के ऊपर क्या आता है, तो दूसरे स्थान के ऊपर आता है भारतीय लोहा और इस्पात कारखाना, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, ठीक है, उसको भारतीय लोहा और स्टील कारखाना इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको जो है ना वो ये कारखाना है भारतीय लोहा और इस्पात का कारखाना, जिसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे है। तो भारतीय लोहा इस्पात कारखाना जो है इसकी जो स्थापना की गई वो 1874 में बर्नपुर में की गई। 1874 के अंदर की गई थी। कहाँ किया गया? बर्नपुर में। फिर क्या हुआ, ये जो भारतीय लोहा इस्पात कारखाना है इस कारखाने में 2 इकाइयों को शामिल कर दिया गया। 2 इकाइयां जो है कुल्टी और हीरापुर, 2 इकाइयों को शामिल कर दिया, जो कुल्टी और हीरापुर थी। कुल्टी व हीरापुर जो इकाई थी
इस कुल्टी और हीरापुर इकाई को इसमें शामिल कर दिया गया और इस प्रकार से कंपनी जो थी, इस कंपनी की कितनी 3 इकाइयां अपनी जो है वो हो जाती हैं। अभी 3 इकाइयां हो गई, एक तो इसकी कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, तो ये तीनों जो है इकाइयां बन गई। और तीनों इकाइयां जो है, ठीक है, ये तीनों जो इकाइयां हैं, इन तीनों इकाइयों ने क्या किया, अपना जो ये तीनों इकाइयां जो हैं उस तीनों इकाइयों का जो 1976 के अंदर, 1976 में बात आती है, तो 1976 के अंदर तीनों इकाइयां जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सेल के अंडर में, जो सेल थी अपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है, इसके पास में इसका प्रबंध है वो पूर्णतः 1976 के अंदर सेल के अंडर आ गया। अब ये जो बर्नपुर कारखाना है, हीरापुर है या अपने कुल्टी जो कारखाना है, इन कारखानों में ढलवा लोहा और इस्पात जो है उन दोनों का उत्पादन किया जाता है। तो ये अपने इसके बारे में हो गया। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। थर्ड आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, या इसे अपने कह सकते हैं विश्वेश्वरैया लोहा और स्टील कारखाना या इस्पात कारखाना भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, इस्पात कारखाना जो है वो भी इसको अपने नाम लिया जा सकता है। स्टील वर्कर्स लिमिटेड या स्टील कंपनी जो है वो इसमें आते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी या आयरन एंड स्टील वर्कर्स कारखाना लिखोगे, और वर्कर्स लिमिटेड जो है ये अपने इसमें आती है। अब इसकी जो स्थापना है उसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो की गई वो 1923 के अंदर की गई, और कर्नाटक राज्य का अपने शिमोगा जिला है, उस शिमोगा जिले में 1923 में भद्रावती में इस कारखाने की स्थापना की गई, यानी ये जो कारखाना था इसको स्टेबलाइज किया गया। वर्तमान में देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो विद्युत चलित जो तापन भट्टियां हैं वो तापन भट्टियां यहाँ स्थापित की गई हैं, और उन तापन भट्टियों के स्थापित करने के कारण जो विशिष्ट इस्पात है वो इस विशिष्ट इस्पात बनाया यहाँ पे जाता है, जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी अगर बात की जाए। तो इसके बाद अपने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के बाद 4 नंबर पे जो आता है वो आता है अपना राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र आता है, ठीक है। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो ये देखिए जो कारखाना है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का कारखाना है, और ये कारखाना जो है वो अपने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में साख और कोयल नदियां जो हैं उनके ऊपर बनाई गई है। और इसकी अगर बात की जाए अपने जो है राउरकेला जो लगाया गया, ये जो लगाया गया ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला की स्थापना जो है वो की गई। जर्मनी की 2 कंपनियां थी इसमें आई थी, जो एक तो क्रूप्स थी और एक जो थी अपने क्रूप्स थी, एक डिमोंग कंपनी जो थी। उन 2 कंपनियों के मदद से जो है इसकी की गई। यहाँ पर अधिकतम जो है वो चपटे आकार की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग मोटाई की जो प्लेटें हैं, पत्तियां हैं, टीन की चादरें हैं आदि जो है वो राउरकेला में बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है भिलाई इस्पात संयंत्र। 5 आता है अपने 5 नंबर पर भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, अब भिलाई इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र में क्या है यह जो कारखाना है या इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से लगाया गया, रूस की सहायता से इसको क्या है स्थापित किया गया था। रूस ने इसमें मदद की थी इस संयंत्र को लगाने के लिए, और ये जो लगाया गया था वो छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला है,
और उस दुर्ग जिले में रायपुर से 21 किलोमीटर दूर पश्चिम में दुर्ग रायपुर रेल मार्ग जो है, उस दुर्ग रायपुर रेल मार्ग पर भिलाई नामक स्थान के ऊपर इसकी स्थापना की गई। जो ये भिलाई इस्पात संयंत्र आता है, इसकी अगर बात करें तो इसके बाद अगला जो आता है वो आता है अपने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की अगर बात की जाए तो यह जो कारखाना है वो अपने अंग्रेजी सरकार जो थी, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार की सहायता से, यानी अंग्रेजों ने इसमें क्या की, मदद की। कौन सा लगाने के लिए? दुर्गापुर लगाने के लिए सहयोग किया गया। और पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे पर कोलकाता आसनसोल जो रेल मार्ग है, उस आसनसोल रेल मार्ग पर दुर्गापुर नामक जो स्थान है, उस स्थान पर इसकी स्थापना की गई। तो ये अपने जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो गया। अब दुर्गापुर के बाद में नेक्स्ट जो अपने आता है वो आता है बोकारो। दुर्गापुर तक अपने हो चुके हैं। दुर्गापुर के बाद अगला जो अपना आएगा वो आएगा बोकारो। अब बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये चौथी पंचवर्षीय जो योजना है, उस चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ना ये लगाया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र आता है जो ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, इस संयंत्र की बात बता दी आपको भी। ये जो है चतुर्थी जो पंचवर्षीय योजना आई थी या चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके अंतर्गत झारखंड के धनबाद जिले में बोकारो नामक जो स्थान है वहां पर इसकी स्थापना की गई। और बोकारो जो उद्योग लगाया गया, इस उद्योग में भी रूस जो है उसने काफी सहयोग किया इस उद्योग को लगाने में। और बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर इसकी वर्तमान में इसकी अगर उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 40 लाख टन जो है ये लगभग लोहा जो है उसका उत्पादन करता है। इसके बाद आता है अपने 7 हो गए ना, 7 हुआ ये। 8 नंबर पे आता है विजयनगर। विजयनगर इस्पात कारखाना या संयंत्र बोल दीजिए, कारखाना बोल दीजिए, ठीक है, विजयनगर इस्पात कारखाना। तो विजयनगर इस्पात कारखाना जो है इसकी अगर बात की जाए तो विजयनगर जो इस्पात कारखाना है इसमें लोहा व इस्पात जो है उन दोनों का नया कारखाना जो है ये लगा हुआ है। और ये कारखाना जो है अपने कर्नाटक में लगा है। कर्नाटक में जो है हासपेट के निकट, कर्नाटक में हासपेट जो स्थान है उस हासपेट स्थान के निकट में ये लगाया गया है जो विजयनगर अपने आता है। यह जो पूर्णता अपने बात की जाए तो ये पूर्णतः जो है अपने स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। स्वदेशी तकनीक आधारित जो है उद्योग है विजयनगर इस्पात जो कारखाना है ये। इसके बाद अपने जो है 9 नंबर पे आता है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो है ये आता है। अब विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है भाई, यह है भारत का पहला ऐसा इस्पात संयंत्र है जो बंदरगाह पर अवस्थित है। कहां है? बंदरगाह पर अवस्थित है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो बंदरगाह पर स्थित है। यह कारखाना जो है वो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर बनाया गया है। इसके बाद आता है अपने सलेम इस्पात संयंत्र। 10 नंबर पे आता है सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम इस्पात संयंत्र की बात आती है तो सलेम जो है यह कारखाना तमिलनाडु के सलेम जिले में बनाया गया। और सलेम जो जिला है उसमें स्थापित किया गया विशेष इस्पात तैयार करने के लिए, विशेष जो है स्पेसिफिक इस्पात है उसको। और 1982 से जो है यहाँ पर अपने उत्पादन जो है लोहे इस्पात का उसका उत्पादन स्टार्ट है।
और लगातार जो है उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद अपने जो है इसकी बात आती है लोहा इस्पात उद्योग की। ये प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग थे भारत के, तो इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई, अपने ये कह सकते हैं राष्ट्रीय नीति, लोहा इस्पात की राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति जो है वो किस प्रकार से बनाई गई, तो केंद्र सरकार जो थी उसने 2 नवंबर 2005 को 2 नवंबर 2005 को राष्ट्रीय इस्पात नीति जो है उसको स्वीकृति दी। राष्ट्रीय इस्पात नीति को स्वीकृति दी। जो राष्ट्रीय इस्पात नीति थी उस राष्ट्रीय इस्पात नीति को इन्होंने स्वीकृति दे दी और ये कहा भाई ये राष्ट्रीय इस्पात नीति जो है ये लागू होती है। अब इसके अंतर्गत जो है वो क्या रखा गया, वो ये रखा गया भाई 2019-20 में जो वर्तमान उत्पादन था वो 4 करोड़ 21 लाख जो था, उस 4 करोड़ 21 लाख टन से बढ़ाकर 11 करोड़ टन जो है करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उन कंपनियों से लगभग ये उम्मीद की गई भी 2.5 करोड़ का जो निवेश है वो कर सकते हैं, यानी ये संभावना जो थी वो व्यक्त की गई थी। और इस प्रकार से जो है ये नीति बनाने का मेन मकसद क्या था, वो मकसद ये था भी जो लोहा इस्पात उद्योग जो है इसका बहुत ज्यादा विकास किया जा सके, इसको आगे बढ़ाया जा सके, तो इसलिए ये जो नीति है वो बनाई गई। अब यहाँ पे अपने आगे जो पढ़ते हैं वो आएगा एल्यूमिनियम उद्योग। आगे जो आ रहा है वो आएगा एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग जो है, अब इसकी बात करेंगे। लोहा इस्पात उद्योग अपना कंप्लीट हो चुका है। अब एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो देश का दूसरा बड़ा उद्योग है, दूसरा बड़ा उद्योग है। एल्यूमिनियम जो है, लोहा इस्पात उद्योग तो पहले स्थान पर है, लेकिन लोहा इस्पात के बाद एल्यूमिनियम का जो आता है वो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है, दूसरे बड़े स्थान पर ये जो है आता है। अब बॉक्साइट जो धातु है उस बॉक्साइट धातु को शुद्ध करके, बॉक्साइट धातु होती है ना, बॉक्साइट धातु को शुद्ध करने के बाद एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट धातु को शुद्ध करने पर एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, बॉक्साइट जो धातु है उस बॉक्साइट धातु को क्या है, शुद्ध कर लिया जाता है। बॉक्साइट धातु को शुद्ध करने के बाद में अपने जो एल्यूमिना जो है उस एल्यूमिना प्राप्त होता है और उससे एल्यूमिनियम जो है वो प्राप्त हो जाता है। एल्यूमिनियम जो है इसका उपयोग वर्तमान समय में बहुत होता है। वर्तमान समय में इसका जो उपयोग है वो घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली की तार बनाने में, भवन निर्माण में, ठीक है, रेल के डिब्बे बनाने में, प्रतिरक्षा उपकरण जो होते हैं, प्रतिरक्षा जो उपकरण है उन प्रतिरक्षा उपकरण बनाने में, वायुयान नाभिकीय जो संयंत्र हैं, कार्यक्रम जो है उनके अंदर, फर्नीचर के निर्माण में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपने एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके बाद आती है बात अपने उद्योग का विकास, यानी एल्यूमिनियम जो उद्योग है इस एल्यूमिनियम उद्योग का विकास, एल्यूमिनियम उद्योग का विकास। एल्यूमिनियम उद्योग जो है इसका विकास कैसे हुआ। अब एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो भारत में जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो धातु है उस एल्यूमिनियम धातु से 1886 में सर्वप्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से, 1886 में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से, 1886 की बात है, 1886 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है उस इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने जो है सर्वप्रथम उत्पादन किया गया। आयातित एल्यूमिनियम जो था उस आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का जो कार्य शुरू हुआ वो कार्य 1929 में शुरू हुआ। 1929 में किसका, बर्तन बनाने का, ठीक है, कौन से, आयातित जो था, आयातित एल्यूमिनियम जो था
उस आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का जो कार्य है वो कब स्टार्ट हुआ? 1929 के अंदर स्टार्ट हुआ। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की सही जो शुरुआत मानी जाती है वो 1937 में मानी जाती है। भारत में सही शुरुआत इसकी जो मानी जाती है, सही शुरुआत जो है वो मानी जाती है 1937 में। जो 1937 में जेके नगर जो है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, जेके नगर जो है पश्चिम बंगाल का, वहां पर ये उद्योग जो है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कारखाना जो है वो लगाया गया और उसके बाद जो है इसकी सही शुरुआत है वो भारत में आती है। इसके बाद 1941 में इंडियन एल्यूमिनियम जो कंपनी है उसने आयातित जो एल्यूमिनियम पिंड थे उस एल्यूमिनियम पिंड से एल्यूमिनियम की चादरें बनाने का कार्य भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इसका आता है उत्पादन एवं व्यापार एल्यूमिनियम उद्योग का। तो एल्यूमिनियम उद्योग का उत्पादन और व्यापार की बात की जाए तो वर्ष 2011-12 के अंतर्गत अगर एल्यूमिनियम का उत्पादन देखा जाए तो 16.71 लाख टन जो था, जो बढ़कर वर्ष 2014-15 के अंदर 3.96 मिलियन टन हो गया। यानी पहले जो था लाख पर था, फिर ये मिलियन पर चला गया, यानी 3.96 मिलियन हो गया 2014-15 में। भारत जो है वो एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा तथा उपभोग की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। उत्पादन को देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर आता है और उपभोग को देखा जाए इसके तो ये आता है तीसरे स्थान पर। भारत में बॉक्साइट का अगर भंडारण देखा जाए तो भंडारण की दृष्टि से भारत जो है वो 5वां बड़ा देश आता है भंडारण की दृष्टि में। इसके बाद इसकी आती है उद्योग की समस्याएं। उद्योग की समस्याएं क्या हैं? इस एल्यूमिनियम उद्योग की समस्याएं क्या हैं इसमें? देखिए समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या तो आती है विदेशी प्रतिस्पर्धा, यानी विदेशी व्यापार जो है उस विदेशी व्यापार में स्पर्धा करना, एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ। तीसरी इसकी समस्या शक्ति के साधनों का केंद्रीयकरण होना। चौथी उत्पादन में ऊंची लागत लगना। पांचवी इसकी आती है घरेलू विशाल भंडार। तो इस प्रकार से इसकी कुछ ये समस्याएं हैं जो आती हैं अपने। इसके बाद आता है उद्योग का स्थानीयकरण। उद्योग का स्थानीयकरण कहाँ है? उद्योग का स्थानीयकरण, उद्योग का स्थानीयकरण जो है इसकी अगर बात की जाए तो उद्योग के स्थानीयकरण में देखिए अपने यहां पर बात करेंगे उद्योग का स्थानीयकरण में। तो उद्योग के स्थानीयकरण में अगर देखा जाए तो इसकी कंपनियां जो है उनकी बात करते हैं तो पहले जो कंपनी आती है इसकी वो आती है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। अब इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की अगर बात करें तो इंडियन एल्यूमिनियम जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जो है इसका अगर उत्पादन की बात की जाए तो ये पूर्णतः स्वावलंबी कंपनी है जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के पिंड और जो चादरें वगैरह जो है वो बनाई जाती है। और ये जो कंपनी है एल्यूमिनियम कंपनी जो है इंडियन ऑयल कंपनी, ये झारखंड के मुरी नामक स्थान पर लगाई गई है। झारखंड के मुरी में, झारखंड के अंदर मुरी नामक स्थान है, उस मुरी नामक स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो कंपनी आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो जो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आती है। और जो कोरबा है, छत्तीसगढ़ में कोरबा नामक जो स्थान है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2 लाख टन की है। जो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी जो है इसकी उत्पादन क्षमता 2 लाख टन की आती है और 2 लाख टन के हिसाब से जो है ये उत्पादन करती है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन आता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन जो है उसकी बात आती है। तो ये जो अपने ये कारखाना जो है इस कारखाना जो है रेणुकूट सोनभद्र जिले के अंदर अपने जो है वो स्थित है। ठीक है, रेणुकूट जो सोनभद्र जिला है उस जिले में हिंदुस्तान अपने जो
एल्यूमिनियम कारपोरेशन है, उस एल्यूमिनियम कारपोरेशन की अपने यहाँ पे बात आती है तो वो यहाँ पे अपने स्थित है रेणुकूट में, झारखंड जिले में। ठीक है, तो झारखंड जिले के अंदर रेणुकूट नामक जो स्थान है वहां पर ये अपने स्थित है, जो मिलता है। इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो 3.4 लाख टन जो है इसकी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन की आती है। इसके बाद एक जो बचता है वो आता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आता है, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, LMT लिख देता हूं मैं लिमिटेड का, तो लिमिटेड जो है वो आता है, तो हिंदी में लिख देते हैं इसको, लिमिटेड कंपनी लिमिटेड जो है ये आता है। इसके अंदर देखिए अपने बात करें, इस कंपनी को जो अपने 7 जनवरी 1981 में एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम उत्पादन की दृष्टि से निगमित किया गया, और यह देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है उसमें शामिल है, नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी लिमिटेड है ये। और यहाँ पे जो उत्पादन जो किया जाता है उस उत्पादन के अंदर अपने देखे जाए तो एल्यूमिना बनाने का कारखाना दामनजोड़ी और एल्यूमिना प्रबंधक संयंत्र जो है वो ढोकनाल उड़ीसा में स्थित है। तो ये जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जो जैसे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन जो है, तो ये इसके उत्पादन का जो स्थानीयकरण है उसको प्रभावित करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग को। और इसी के साथ अपना एल्यूमिनियम उद्योग जो है यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बचता है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।